वहीं पर उसने प्रसिद्धि प्राप्त कर एक पहचान बना ली समाज में। अपनी कोठी और कुछ पैसा भी वहीं रखकर बनाया उसने। दिल्ली छोड़ने से पहले ही शिखा ने अपनी प्रिय सहेली आरती को पत्र डाल दिया था देहरादून के लिए। आरती वह अध्यापिका थी किसी स्कूल में। देहरादून पहुंचने पर उसने आरती को कुछ नहीं बताया। आरती जब स्कूल चली जाती तो शिखा वह अकेली रह जाती। वह आईने में जब तक अपना अच्छा देखती तो बड़ा लिजली जैसा सड़ा और गला हुआ लगता अपना शरीर। कभी कभी इंसान की जिंदगी में चुपके से एक जलजला आता है जो सारी सोच, सारी कल्पनाओं को धराशायी करता हुआ छोड़ जाता है। वीरानियों का भयावह जंगल और गमों का लबालब भरा हुआ पैमाना। शिखा उन आम लड़कियों में कभी नहीं रही जो कायरता का काला बुर्का ओढ़कर आत्महत्या कर लेती है। कायरता से उसे सख्त नफरत जो रही है अब तक। 2-3 दिन देहरादून में रहने के बाद आरती को उसने मंसूरी चलने के लिए कहा। आरती उसकी अंतरंग सहेली ही नहीं बल्कि दूरगामी परिणामों को देखकर चलने वाली एक साहसी महिला भी थी। उसने शिखा के चेहरे पर जीवन के प्रति मोह को नकारात्मक रूप में देखकर हामी भर ली। वास्तव में तो अप्रत्यक्ष रूप से धीरे धीरे उसने शिखा के घावों पर मोहर लगाने का काम अपने जिम्मे ले लिया। मंसूरी में भी डाक बंगले में पड़ी पड़ी शिखा ने जाने क्या क्या सोचती रहती। आरती और शिखा दोपहर के खाने के लिए बिल्कुल आमने सामने बैठी हुई थी। शिखा चुप थी, बहुत चुप ही रहना चाहती भी थी। आरती शिखा की चुप्पी तोड़ना चाह रही थी। बहुत चाहती है कि कम से कम उसे तो अपना गम बतला ही सकती है वह। अगर शिखा ने अब भी अपने दिल की बात नहीं बताया तो नहीं, शिखा को कूरे देना होगा, पूछना होगा वह सब कुछ जिसका भार धोते हुए बहुत दिल्ली से मेरे यहाँ आई है। जब से आई है बस ज़्यादातर चुप ही रही है। सोचते सोचते आरती ने शिखा की तरफ देखा जो चुपचाप एकटक आकाश के खालीपन को देख जा रही थी। आरती को उसका मौन बहुत खलने लगा तो बोली वह, शिखा एक बात पूछूं? शिखा ने देखा उसकी तरफ, बोली कुछ भी नहीं। मैं साफ देख रही हूँ तुम बहुत बदल गई हो। चेहरे पर गंभीरता, होठों पर मायूसियों की पपड़ी, आंखों में सूनापन। जब से आई हो बस इन्हें ही लिए जा रही हो। क्या बात है, मुझे कुछ नहीं बतलाओगे? अरे नहीं आरती, ऐसे कोई बात नहीं, ये तुम्हारी गलतफहमी है। फीकी और मुझी हंसी हंसकर कहे शिखा ने। नहीं, मेरी नज़रों गलत नहीं पकड़ती किसी बात को। तुम्हें बतलाना ही पड़ेगा। मैं तुम्हारी मित्र हूँ। दुख कह देने से हल्का ही होता है शिखा। नहीं आरती नहीं, मेरा दुख नहीं, मुझे कुछ भी तो नहीं हुआ। आरती की बात सुनकर शिखा बोलने को हुई भी किंतु ना जाने क्या सोचकर चुप लग गई। शिखा, मुझे बतला जाओ वह सब जो तुम पर गुजरा है। तुम्हें बतलाना ही पड़ेगा मेरी दोस्ती की खातिर। आरती ने उसे दोस्ती का वास्ता दे डाला। कुछ सोचते हुए धीमे धीमे सारी बातें, सारी वाक़ये जो शिखा के साथ गुजरे थे कह डाले उसने आरती के सामने। खाना नहीं खाया गया इस बातचीत के दौरान बिल्कुल भी। सुनने के बाद पूछा आरती ने, इस तरह सरस को अकेला छोड़ आने पर वैसे तुम क्या सोचते हो? ऐसा करके तुमने ठीक कदम उठाया? हाँ आरती, मैं समझती हूँ कि मेरे ऐसा करने से, सरस की ज़िंदगी से दूर निकल जाने से वह अपने लक्ष्य, अपने उद्देश्य को अकेला अपने ढंग से आगे बढ़ा पाने में ज़्यादा सफल होगा और फिर अब मैं उसे दे भी क्या सकती हूँ। तुम तो कहती हो कि सरस बहुत अच्छे दिमाग का मालिक है। वह रूढ़िवादी झूठी परंपराओं से कोसों दूर है। फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम्हारे साथ हुई इस दुर्घटना को लेकर गलतफहमी का शिकार हो, अपनी मंजिल का रास्ता ही छोड़े बैठे?
जब तुम खुद ही इस बात को कहती हो कि सरस कलयुग में एक आदर्श है, तो क्या तुमने उसे इतना संकीर्ण और गलत समझ लिया कि तुम्हें तुम्हारे सच्चे प्यार को इस बात को लेकर छोड़ देगा कि तुम कलंकित हो चुके हो, जबकि इस दाग में भी तुम निर्दोष और पवित्र हो आत्मा से। एक बार मिल तो लेना चाहिए था उससे। हाँ आरती, ये बात सही है कि मैं जैसे भी हूँ वैसी स्थिति में भी स्वीकार कर लेगा मुझे वह, किंतु आदमी के अंत का दम्भी पुरुष बार बार हमारे आपसी संबंधों पर डंग मारता फिर जिंदगी भर। आखिर वह भी पुरुष ही तो है ना। और फिर मैं किसी की हमदर्दी या सहानुभूति के सहारे अपने आप को जिंदा नहीं रख सकती आरती। मैं ताउम्र ऐसा महसूस करती अपने आप में कि मेरे को अपना कर सरस ने मेरे ऊपर एहसान लाद कर दिया है, और मैं एहसान का बोझ नहीं ढो सकती थी सारी जिंदगी। शिखा के चेहरे पर दर्द की लकीर खींच आई कहते कहते। खैर, अब क्या सोचा है भविष्य के लिए? भविष्य? मेरा भविष्य ही कहाँ है अब आरती। तुम भी शरीर को इतना महत्व देती हो शिखा? ताज्जुब हुआ सुनकर। आरती कुछ गुस्से में बोली। आरती, मेरे नौकरी का सिलसिला यही कहीं बैठवा दो ना, सच बड़ा उपकार मानूंगी तुम्हारा। शिखा ने निजी नजरों किए हुए कहा। ठीक है, इस बात की तुम चिंता ना करो, कहीं ना कहीं हो जाएगा तुम्हारे काम। आरती ने उसे ढाढ़स बंधाकर अपनी जिम्मेदारी ली इस काम के लिए। शाम को 4:30 बजे के करीब दोनों सहेलियां मंसूरी के बाजार में घूमने निकली। रास्ते में एक बुक स्टॉल पर अचानक नजर गई शिखा की, तो वहां बड़े अक्षरों में सरस का नाम विज्ञापित तो किया हुआ दिखलाई पड़ा उसे। जल्दी से उसने वहां पहुंचकर उस दुकानदार से वह उपन्यास मांग लिया जिस पर सरस का नाम लिखा हुआ था। उपन्यास के पीछे सरस की तस्वीर छपी हुई थी। तस्वीर को एक टक घूरने के बाद पलटकर पहला पन्ना खुला उसने। सर्पद अंश के नीचे सरस का नाम लिखा हुआ था। अचानक देखते हुए अपने शरीर में खुशियों की एक झुंझुरी महसूस की शिखा ने। सपना जो सरस और उसने देखा था मिलकर, उसे सरस ने अकेले ही पूरा कर डाला। सच सरस, देखना तुम एक रोज महान व्यक्ति ना कहलाओ तो। बुदबुदाई मन ही मन शिखा। दूसरा पन्ना पलटा, उसने तो लिखा था समर्पित है शिखा को, जिसने मुझे जिंदगी में अदम्य साहस, ठोस प्रेरणा और सशक्त संबल दिया है मानसिक स्तर से। नीचे उसके नाम के स्थान पर हस्ताक्षर थे। पढ़कर अपने में ही नहीं रही शिखा, मानो बेहोश हो गई। तो नजरों अक्षरों पर से हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। तुम कितना कितना चाहते हो मुझे सरस, मैं तो तुम्हारे चरणों के धूल बनने के लायक भी नहीं रही अब तो। तुमने मुझे अपने उपन्यास में इतना बड़ा सम्मान देकर मेरा जीवन सार्थक कर दिया। यह प्यार, यह आदर, यह सम्मान कहाँ रखूंगी सजो कर सरस। अपवित्र का साप लेकर तन से बेशक दूर हूँ तुमसे, किंतु मन और हृदय तुम्हारा, सिर्फ तुम्हारा है सरस। मैं चाहती हूँ मेरा प्यार का बलिदान ऐसा निखार दे तुम्हें कि साहित्य जगत में तुम नए लोक के जन्मदाता कहलाओ। शिखा बुदबुदा रही थी खुद ब खुद। आरती जो काफ़ी आगे निकल आई थी वहाँ से, जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो शिखा एक किताब हाथ में लिए एक बुक स्टॉल पर खड़ी नजर आई उसे। शिखा ने अब किताब को होठों से चूमकर अपनी आंखों से लगा लिया, फिर अपने वक्षस्थल से भींचकर आंखें बंद कर ली कुछ देर के लिए। पीछे से आरती ने चुपके से आकर छीन ली उससे वह पुस्तक। सरस का नाम उस पुस्तक पर देखकर चौंकी। पहले आरती, फिर सब कुछ समझ गई। शिखा की तरफ उसने रुख किया तो शिखा को उसने मुंह छिपाकर आंसू पोंछते देखा अपनी आंखों से। शिखा को कुछ भी ना कहते हुए उसने उसे अपनी दाओं बाजू से सटाया और वापिस लौटा लाई।
उसे डाक बांग्ले पर, जहाँ वे रुकी हुई थी। आरती के प्रयास से शिखा को एक अच्छे स्कूल में नौकरी मिल गई। शिखा ने अपने को सिर्फ अपने ही दुनिया में समेट लिया।